नमस्कार दोस्तों, जयगृति एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोगों का इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 36 है। अगर आप लोगों को और पार्ट्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि नीचे पिन कमेंट में आप लोगों को एक फॉर्म दिया गया होगा, आप सभी लोग उसको ज़रूर भरिएगा। आज का पहला इडियम है हमारे पास विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब होता है स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। मीनिंग है इसका टू एक्सेप्ट विथ मिसगिविंग। तो टू एक्सेप्ट का मतलब हो जाएगा स्वीकार करना और विथ मिसगिविंग का मतलब हो जाएगा संदेह के साथ। तो टू एक्सेप्ट विथ मिसगिविंग का मतलब हो जाएगा संदेह के साथ स्वीकार करना। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। यहाँ पे ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब हो जाएगा चुटकी भर या तो फिर कुछ दाना नमक। तो विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब हो जाएगा चुटकी भर नमक के साथ। तो 77 एडी में रोमन साम्राज्य में एक फिलॉसफर थे जिनका नाम था प्लिनी। तो उन्होंने एक प्राचीन पुस्तक का अनुवाद किया था जिसमें कि इस मुहावरे का प्रयोग किया गया था। तो उस पुस्तक में जहर के प्रभाव को खत्म करने के लिए एक विषनाशक को बनाने का तरीका लिखा हुआ था, जिसको बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों के साथ साथ नमक का भी प्रयोग किया गया था। इसका मतलब यह है कि उस फार्मूले में नमक का प्रयोग जो है एक विषनाशक के रूप में किया गया था। तो उस फार्मूले के अनुसार यह बात निकल कर आती है कि यदि आपको कोई विषैली चीज़ ग्रहण करनी है तो आप पहले उसमें एक चुटकी नमक डाल लीजिए, फिर जाके उसको ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि नमक जो है एक विषनाशक है जो कि उसमें उपस्थित विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है। अब कुछ ज़्यादा बुद्धिमान लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके दिमाग में इसका प्रैक्टिकल करने का भी ख्याल आ सकता है। तो उनसे खास तौर पर प्रार्थना है कि खुद को काबू में रखें और इस वीडियो को सिर्फ मुहावरा याद करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि उस फार्मूले में नमक के साथ साथ और भी बहुत सी वस्तुओं का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए अकेले नमक जो है आपके किसी काम नहीं आने वाला है। तो अगर अब हम इन सारी बातों को समेट कर आसान भाषा में समझना चाहें तो यह कह सकते हैं कि नमक जो होता है वह किसी ऐसी चीज़ को ग्रहण करने के योग्य बनाता है जो कि आपको अच्छी नहीं लगती है। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिस पर कि आपको शंका हो कि वह आपके लिए अच्छी है या तो फिर बुरी है, तो यदि आप उस पर एक चुटकी नमक डाल देंगे तो वह नमक जो है उस चीज़ से बुराई को ख़त्म कर देगा, जिसके बाद आप उसको स्वीकार कर सकते हैं और उस वस्तु के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी को आपके रिवीजन के पर्पज से यहाँ पे लिख दिया गया है कि इस मुहावरे का सिद्धांत यह है कि चुटकी भर नमक के साथ भोजन निगलना आसान होता है। 77 एडी में प्लिनी के अनुसार एक विष के प्रभाव को कम करने हेतु नमक का प्रयोग हुआ था, अतः नमक किसी बुरी चीज़ से बुराई कम करके उसे ग्रहण योग्य बनाता है। तो उम्मीद है आपको यह इडियम याद हो गया होगा। इडियम है विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब होता है स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास विथ वन अकॉर्ड और इन वन वॉइस। इसका मतलब होता है एक स्वर में। मीनिंग है इसका यूनोनिमसली। तो इसका मतलब हो जाएगा एक मत से या सर्वसम्मति से। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। विथ वन अकॉर्ड का मतलब हो जाएगा एक सहमति के साथ और इन वन वॉइस का मतलब हो जाएगा एक स्वर में। तो विथ वन अकॉर्ड और इन वन वॉइस का मतलब हो जाएगा एक सहमति से या एक स्वर में। तो यह मुहावरा जो है वह बाइबल से आया है, जिसमें कि मनुष्यों को आपस में मिलजुल कर रहने के फायदे को बताया गया है, जिसमें कि यह कहा गया है कि यदि मनुष्य एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रहेगा और सर्वसम्मति से कार्य करेगा तो कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए वह उसका बहुत ही आसानी से सामना कर लेगा। इसका मतलब यह है कि यदि सभी व्यक्ति मिलजुल कर रहेंगे और विपत्ति में एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी को लिखा गया है कि इस मुहावरे की उत्पत्ति बाइबल से हुई है, जिसमें मनुष्यों को आपस में सहमति बनाकर एक साथ रहने का महत्व बताया गया है, जिसके अनुसार साथ रहकर मनुष्य किसी भी संकट का सामना कर सकता है और किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो उम्मीद है आपको यह इडियम याद हो गया होगा। इडियम है विथ वन अकॉर्ड और इन वन वॉइस। इसका मतलब होता है एक स्वर में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला आइडियम है हमारे पास वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। इसका मतलब होता है मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। मीनिंग है इसका अ मैलिशियस पर्सन इन हार्मलेस और बिनेवोलेंट डिस्गाइज। तो अ मैलिशियस पर्सन का मतलब हो जाएगा एक दुर्भावनापूर्ण या तो फिर दुष्ट व्यक्ति। हार्मलेस का मतलब होता है नुकसान न पहुंचाने वाला। बिनेवोलेंट का मतलब हो जाएगा दयालु या तो फिर परोपकारी। और डिस्गाइज का मतलब छिपा हुआ होता है। तो अ मैलिशियस पर्सन इन हार्मलेस और बिनेवोलेंट डिस्गाइज का मतलब हो जाएगा नुकसान न पहुंचाने वाले या किसी परोपकारी के भेष में एक दुर्भावनापूर्ण या दुष्ट व्यक्ति। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। वुल्फ का मतलब भेड़िया होता है और इन शिप्स क्लॉथिंग का मतलब हो जाएगा भेड़ के कपड़ों में। तो वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग का मतलब हो जाएगा भेड़ की वेशभूषा में एक भेड़िया। तो यह मुहावरा जो है एक प्राचीन कहानी से आया है जिसमें कि एक भेड़िया होता है जो कि एक मरे हुए भेड़ का खाल पहनकर भेड़ों के झुंड में शामिल हो जाता है और मौका मिलने पर धीरे धीरे करके सभी भेड़ों को मार डालता है। तो कुल मिलाकर भेड़ जो थे वह उस भेड़िए को अपना मित्र समझते थे, परंतु वह मित्र के भेष में एक शत्रु था। तो इस कहानी का उद्देश्य यह है कि कई बार आपके शत्रु जो हैं वह आपके सबसे करीबी बनकर आपके सामने ही रहते हैं, परंतु आप उनको पहचान नहीं पाते हैं और ऐसे ही शत्रु आपके विनाश का कारण बनते हैं। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी को लिखा गया है कि यह मुहावरा एक प्राचीन दंत कथा से आया है जिसमें एक भेड़िया भेड़ की खाल पहनकर भेड़ों के समूह में मिल गया और मौका मिलने पर बहुत ही आसानी से उनका शिकार करने लगा। अतः यह मुहावरा मित्र के रूप में एक शत्रु की बात करता है। तो उम्मीद है आपको इडियम याद हो गया होगा। इडियम है वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। इसका मतलब होता है मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास वर्ड फॉर वर्ड। इसका मतलब होता है शब्दशः। मीनिंग है इसका इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड। तो एग्जैक्टली का मतलब होता है पूरी तरह से, सेम वर्ड का मतलब हो जाएगा वही शब्द। तो इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड का मतलब हो जाएगा पूरी तरह से उसी शब्दों में। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। वर्ड का मतलब शब्द होता है, तो वर्ड फॉर वर्ड का मतलब हो जाएगा शब्द के लिए शब्द। तो यह मुहावरा पहले से लिखी या बोली गई किसी बात के हर एक शब्द को बिना किसी परिवर्तन के उसी प्रकार लिखने या बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग जो है किसी दूसरी भाषा से अनुवाद के समय होता है, जिससे कि कोई व्यक्ति यदि उस बात को दूसरी भाषा में भी पढ़े तो भी उसको उस बात को समझने में कोई भी समस्या न हो। तो उम्मीद है आपको यह इडियम याद हो गया होगा। इडियम है वर्ड फॉर वर्ड। इसका मतलब होता है शब्दशः। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास वर्ड ऑफ माउथ। इसका मतलब होता है अनौपचारिक वार्तालाप। मीनिंग है इसका इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल का मतलब हो जाएगा अनौपचारिक, ओरल का मतलब मौखिक होता है और कम्युनिकेशन का मतलब हो जाएगा संपर्क बनाना। तो इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन का मतलब हो जाएगा अनौपचारिक रूप से मौखिक संपर्क बनाना। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। वर्ड का मतलब शब्द होता है और ऑफ माउथ का मतलब हो जाएगा मुंह का। तो वर्ड ऑफ माउथ का मतलब हो जाएगा मुंह का शब्द। तो 1953 में निकोलस उडल ने अपनी पुस्तक में एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया था जिसने कि अपनी कंपनी का प्रचार करने के लिए लिखित विज्ञापनों का प्रयोग नहीं किया था। मतलब कि उसने न तो किसी अखबार में अपनी कंपनी का विज्ञापन छपवाया था और न ही किसी अन्य प्रकार का पोस्टर बनवाया था, बल्कि आसपास के व्यक्तियों से मिलकर मौखिक रूप से ही अपनी कंपनी का प्रचार किया था। और निष्कर्ष यह हुआ कि मौखिक प्रचार का प्रभाव जो था वह लिखित विज्ञापन से ज़्यादा हुआ था। तो कुल मिलाकर यह मुहावरा जो है किसी लिखित रूप के बजाय मौखिक रूप से बातचीत करने को बताता है। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी को लिखा गया है कि 1953 में निकोलस उडल की पुस्तक के अनुसार एक व्यक्ति ने अपनी कंपनी का प्रचार लोगों से सीधे बातचीत करके किया था, लिखित विज्ञापन से नहीं। अतः यह मुहावरा लिखित रूप के बजाय मौखिक रूप से किसी जानकारी को साझा करने को बताता है। तो उम्मीद है आपको यह इडियम याद हो गया होगा। इडियम है वर्ड ऑफ माउथ। इसका मतलब होता है अनौपचारिक वार्तालाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास ह्यूमैन्स सर्विस। इसका मतलब होता है अति उत्तम। मीनिंग है इसका एक्सीलेंट वर्क। तो एक्सीलेंट का मतलब बेहतरीन हो जाएगा, वर्क का मतलब कार्य होता है, तो एक्सीलेंट वर्क का मतलब हो जाएगा बेहतरीन कार्य। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। ह्यूमैन्स का मतलब हो जाएगा ह्यूमैन की और सर्विस का मतलब सेवा होता है।
तो योमैन सर्विस का मतलब हो जाएगा योमैन की सेवा। तो 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कुछ ऐसे किसान थे जिनके पास अपनी खुद की थोड़ी सी ज़मीन हुआ करती थी जिसमें कि वे खेती किया करते थे। तो उन किसानों को ही योमैन कहा जाता था। और वे किसान जो थे वे ज़रूरत पड़ने पर राजघरानों में काम करने के लिए जाया करते थे और वे हर एक प्रकार का कार्य करने में कुशल हुआ करते थे। तो उस समय के योमैन जो थे वे राजघरानों में जाकर सभी प्रकार की सेवा का कार्य किया करते थे। फिर समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे उस सेवा का रूप परिवर्तित हुआ और राजघराने की सेवा की जगह किसी सामाजिक सेवा या किसी बहुत भलाई का कार्य करने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाने लगा। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि किसी बहुत बेहतरीन कार्य को करने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी को लिखा गया है कि 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बहुत कम भूमि वाले किसानों को योमैन कहा जाता था, जो राजघरानों में नौकरी किया करते थे और हर एक काम को बहुत कुशलता से किया करते थे। वर्तमान में यह मुहावरा समाज सेवा या किसी उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रयोग होता है। तो उम्मीद है आपको यह इडियम याद हो गया होगा। इडियम है योमैन सर्विस, इसका मतलब होता है अति उत्तम। तो हम लोगों का इडियम्स एंड फ्रेजेस का यह सीरीज जो था वो आज कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर हमको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और नीचे पिन कमेंट में एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको ज़रूर भरिएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज के बताए गए सारे इडियम्स अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जय हिंद।